हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी डिपार्टमेंट से। आज का जो हमारा ऑनलाइन विषय है वो बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर व्यवहारिक हिंदी में से। पिछले वीडियो के अंदर हमने भाषा की परिभाषा और उसकी जो विशेषता है उस पर प्रकाश डाला था। आज का जो हमारा वीडियो है, मैंने आपके जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर पीडीएफ भेजी थी, भाषा और भाषा के विविध रूप, कि भाषा जो है वो आगे कितने भागों में बंटी है। जैसे उपभाषा है, बोली है, मानक भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो की विषय वस्तु आपको भली भांति समझ में भी आएगी। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं भाषा और उसके विविध रूप के बारे में। सबसे पहले हम भाषा का एक जो सामान्य परिचय, उस परिचय के बारे में पढ़ते हैं। भाषा मानव भाव यानी कि उसकी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का साधन है। वैसे तो मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करने के लिए अन्य अनेक साधनों का प्रयोग करता है, जैसे रेल का गार्ड हरी झंडी तथा लाल झंडी के संकेत से रेल को चलाने और रोकने के भाव को व्यक्त करता है। इसी प्रकार बस का परिचालक बस को रोकने और चलाने के लिए अलग अलग तरह की सीटी बजाता है। किंतु इन संकेतों या चिन्हों को हम भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि जो पशु पक्षी है वो भी इस प्रकार के जो संकेत है उन संकेतों को के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी भाषा है। बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है शिशु रूप में, तब जब उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो रोकर या हंसकर जो अपनी अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति को दर्ज करवाता है अपनी माँ के सामने, तो वो भाषा नहीं कहलाती। भाषा तो वह है जो भाव और विचार प्रकट करने वाले सार्थक दो जो ध्वनि संकेत होते हैं, जिनको हम लिपि के माध्यम से जोड़ते हैं, और वो लिपि युक्त जो शब्द है ध्वनि के रूप में मनुष्य के मुख से निकलते हैं, भाषा वो कहलाती है। हाँ, ये एक अलग बात है कि जो भाषा है वो व्यक्ति के जो भाव होते हैं उन भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। मौखिक माध्यम में व्यक्ति स्वतंत्र होता है, बंधनों से मुक्त होता है। क्योंकि जहाँ पर जिस प्रकार का वक्तव्य चल रहा है या जिस विषय वस्तु के बारे में बात चल रही है, वो उसी समय उस विषय वस्तु के बारे में तुरंत ही जवाब यानी कि अपना उत्तर दे सकता है, इसलिए वो स्वतंत्र होता है। लेकिन लिखित भाषा में वो स्वतंत्र नहीं होता। लिखित माध्यम में वो हो सकता है जो उसने सामने वाले ने प्रश्न किया है वो उसका उत्तर लिखित रूप में 2 दिन बाद में दे रहा है। तो इस प्रकार जो भाषा है वो व्यक्ति के अभिव्यक्ति का एक प्रमुख साधन है और उसमें निश्चित ध्वनियों के रूप में या लिपि के माध्यम से अपनी जो अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति के माध्यम से एक भाषा का जो निर्माण है उस निर्माण के तहत ही वो अपनी बोली या भाषा को उजागर कर सकता है। और एक बात ये भी है, ये जो भाषा जो होती है वो निरंतर प्रभाव में प्रक्रिया के तहत चलती रहती है, बदलती रहती है। ये देखो, शुरुआती दौर में सबसे पहले संस्कृत से लौकिक संस्कृत, फिर वैदिक संस्कृत, उसके बाद में पाली जिसमें महात्मा बुद्ध ने संदेश दिए। लौकिक संस्कृति के अंदर रामायण जो लिखी गई थी, महाभारत लिखी गई थी। वैदिक संस्कृत के अंदर वेद लिखे गए थे। पाली में महात्मा
बुद्ध के संदेश है, फिर प्राकृत। प्राकृत के अंदर आपका जो लगभग जो राजस्थानी साहित्य से पहले जैसे सिद्ध हुए थे उन्होंने लिखा था, सरहप्पा सरहप्पा। फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश के अंदर लगभग 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 जो राजस्थानी जो साहित्य है वो लगभग अपभ्रंश भाषा के अंदर लिखा गया था। और खासकर जो महावीर जैन यानी कि स्वामी थे उनके जो उपदेश थे वो प्राकृत भाषा के अंदर थे, सॉरी अपभ्रंश भाषा के अंदर थे। और अपभ्रंश के बाद में फिर हिंदी और हिंदी से खड़ी बोली हिंदी का हम प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भाषा है वो निरंतर परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। अब जो हम आगे की जो स्लाइड है उसमें हम भाषा के जो विविध रूप है, विविध रूप के बारे में पढ़ते हैं कि जो भाषा है उसके कौन कौन से रूप है, किस प्रकार जो भाषा है वो निरंतर प्रगतिशील या परिवर्तनशील होती रही है। क्योंकि भाषा के बारे में एक कहावत है जो स्पष्ट रूप से समझी भी जाती है और वो भाषा पर लागू भी होती है। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। कि जिस प्रकार एक एक कोस के ऊपर पानी बदलता है धरती का, उसी प्रकार तीन चार कोस के दायरे के अंदर जो वाणी यानी कि जो भाषा है वो बदल जाती है, बोली बदल जाती है। तो चलिए बोली के बारे में बात करते हैं। बोलचाल की भाषा को समझने के लिए बोली या डायलेक्ट को समझना जरूरी है। बोली उन सभी लोगों की बोलचाल की भाषा का वह मिश्रित रूप है जिनकी भाषा में पारस्परिक भेद को अनुभव नहीं किया जाता। विश्व में जब किसी जनसमूह का महत्व किसी भी कारण से बढ़ जाता है तो उसकी बोलचाल की बोली भाषा कही जाने लगती है, अन्यथा बहुबोली ही रहती है। स्पष्ट है कि भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र में उसके बोलने वालों की संख्या और उसका महत्व कम होता है। एक भाषा की कई बोलियां होती है क्योंकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत विशाल होता है। जैसे भारत है, भारत के अंदर एक भाषा हिंदी है। हिंदी को सबसे ज़्यादा लोग समझते भी हैं और बोलते भी हैं, लेकिन उस हिंदी में अनेकों प्रकार की बोलियां हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना महत्व रखती है। जब कई व्यक्ति बोलियों में पारस्परिक संपर्क होता है तब बोलचाल की भाषा का प्रसार होता है। कहने का मतलब होता है कि बोली का भाषा के क्षेत्र में एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि बोली जो होती है वो उस क्षेत्र विशेष के व्यक्ति की एक सहज भाषा होती है जिसको वो आसानी से समझ सकता है, उसके बारे में जान सकता है। और कोई भी व्यक्ति जिस बोली क्षेत्र से वह सच्चे भाव से या सच्चे अर्थ से जुड़ा होता है उसमें वो अपने भावों को बड़े सहज रूप से और प्रभावशाली ढंग से उसको प्रस्तुत कर सकता है या व्यक्त कर सकता है। बोली के माध्यम से जो व्यवहारिक प्रभाव पड़ता है वो उस व्यक्ति के क्षेत्र विशेष को दर्शाता है कि हाँ ये व्यक्ति उस क्षेत्र से है, उसका जो भाषा का जो पुट है या जो बोली का पुट है वो उस क्षेत्र से आ रहा है। बोली विकसित होकर एक भाषा का रूप धारण कर लेती है। मतलब बोली एक ऐसी प्रणाली को के माध्यम से चलती है जो एक भाषा का रूप धारण कर लेती है। जैसे ब्रज और अवधी बोलियां अब भाषा के रूप में जानी जाती है, पहले पंजाबी जैसे थी अब वो भाषा के रूप में जानी जाती है। तो इस प्रकार जो भाषा के विविध रूप है उसमें सबसे पहला बोली का मुख्य स्थान है। उसके बाद में राजभाषा। राजभाषा के बारे में कि जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है, यानी कि निष्पादन का मतलब सरकार अपने संपूर्ण कार्य करती है, उसे राजभाषा कहते हैं। वैसे राजभाषा को राज्य की भाषा कहा जाता है, लेकिन यहाँ राज्य की भाषा से न लगाकर राजकाज के कार्य से संबंधित है। जैसे 16वीं 17वीं शताब्दी में जो मुगलों की जो राजभाषा फारसी थी, फिर 18वीं शताब्दी के बाद या 19वीं शताब्दी से पहले जो अंग्रेज़ों की जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी। यानी कि जो राजकाज का जो कार्य चलाया जाता है वो राजभाषा के तहत आता है। कुछ लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर नहीं करते और दोनों को समानार्थी मानते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। राष्ट्रभाषा सारे राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है जिसमें वो अपने विचारों, अपनी अभिव्यक्ति का आदान प्रदान करते हैं, जबकि राजभाषा केवल सरकार के कामकाज की भाषा है। भारत के संविधान के अनुसार हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है, बिल्कुल।
आज भी हिंदी राजभाषा ही है, न कि राष्ट्रभाषा है। राज्य सरकार की अपनी अपनी राज्य भाषाएं हैं। राजभाषा जनता और सरकार के बीच में एक सेतु बंधन का कार्य करती है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की उसकी अपनी स्थानीय राजभाषा उसके लिए राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक होती है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की अपनी स्थानीय भाषाएं राजभाषा है। आज हमारी हिंदी राजभाषा है। कहने का मतलब हिंदी को राजभाषा का दर्जा इसलिए दिया गया कि हिंदी लगभग उत्तर भारत के अंदर 12-13 जो राज्य है उन 12-13 राज्यों में बोली भी जाती है, उनकी राजकीय भाषा भी है। और उस भाषा के अंदर जो राज्य के जो सरकारी पत्रों का लेन देन या अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो हिंदी के अंदर ही होता है। इसलिए हिंदी को संविधान के अंदर राजभाषा घोषित किया गया है। राजभाषा में राज्य या प्रशासन के कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। और वैसे सामान्य सी बात है हिंदी के लिए कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को भारत यानी कि संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। और जो हिंदी की जो लिपि है देवनागरी उसको भी स्वीकार किया गया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल और कुछ एक केंद्र शासित है जैसे अंडमान निकोबार है, इस प्रकार चंडीगढ़ है, यहाँ पर क्या है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कुछ एक स्थान ऐसे जहाँ पर हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में, जैसे पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता है। तो इस प्रकार जो राजभाषा है, राजभाषा के अंदर राज्य के जो दैनिक सरकार के जो कार्य होते हैं उन कार्यों का जो माध्यम है वो राजभाषा के तहत आता है। उसके बाद में है राष्ट्रभाषा, कि राष्ट्रभाषा क्या होती है या किसे कहते हैं। देखिए, देश के विभिन्न भाषा भाषियों में पारस्परिक विचार विनिमय का मतलब आदान प्रदान करना, कि भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी कि उत्तर भारत का व्यक्ति अगर दक्षिण भारत के व्यक्ति से बात कर रहा है और दक्षिण भारत का व्यक्ति उस उत्तर भारत के व्यक्ति की भाषा को समझ सकता है, ये एक अलग बात है कि वो उसे बोल नहीं पा रहा है लेकिन समझ पा रहा है, तो इसका मतलब वो जो भाषा है उस भाषा में उसका जो विचार विनिमय है, जो अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति का आदान प्रदान हो रहा है। राष्ट्रभाषा को देश के अधिकतर नागरिक समझते हैं, पढ़ते हैं, बोलते भी हैं। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता, अखंडता और मान सम्मान का प्रतीक होती है। महात्मा गांधी ने तो राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा तक की संज्ञा दी है। एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा भी हो सकती है। बिल्कुल, एक भाषा जो है वो कई देशों की राष्ट्रभाषा हो सकती है। जैसे अंग्रेजी आज अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा आदि कई देशों की राष्ट्रभाषा है। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं दिया गया, लेकिन इसकी व्यापकता को देखते हुए इसे राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। भारत के अंदर लगभग आप देखोगे तो 55 से 60 करोड़ के बीच के जो लोग हैं वो हिंदी भाषा को बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और उसको भली भांति समझते भी हैं। इसलिए इसे विशालता को देखते हुए, उसकी व्यापकता को देखते हुए इसे राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। लेकिन संविधान में इसको अभी तक दर्जा नहीं मिला है। दूसरे शब्दों में राजभाषा के रूप में हिंदी अंग्रेजी की तरह न केवल प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा है, बल्कि उसकी भूमिका राष्ट्रभाषा के रूप में ही रही है। वह हमारी सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता की भाषा है। महात्मा गांधी जी के अनुसार किसी देश की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सहज और सुगम हो, जिसको बोलने वाले बहुसंख्यक हो और जो पूरे देश के लिए सहज रूप में उपलब्ध हो। कहने के लिए राष्ट्रभाषा वो होती है जो देश को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि राष्ट्रभाषा को समस्त जो राष्ट्र है, जो देश है, उस देश की लगभग जो जनता ना वो स्वीकार करती हो या फिर उसमें वो अपनी बात की अभिव्यक्ति करती हो, लिखती हो, वो भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा के अंदर लगभग जो सार्वजनिक कार्य होते हैं वो उसी में किए जाते हैं। राज्यों में भले ही राजभाषा का प्रयोग होता होगा, लेकिन राष्ट्रभाषा जो है वो देश की एकता व अखंडता के लिए अनिवार्य है।
जितने भी राष्ट्रीय पर्व है, समारोह, उत्सव है, वो राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही उनमें एकता और अखंडता का प्रचार होता है। किसी भी राष्ट्र के लिए स्वतंत्र सत्ता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रभाषा का होना अत्यंत आवश्यक है। हिंदी बोलने वालों की संख्या संसार में तीसरे स्थान पर है और राष्ट्रभाषा देश को एक सूत्र में बांधने का निरंतर कार्य करती है। इसलिए राष्ट्रभाषा हिंदी को चाहे संविधान के अंदर दर्जा न मिला हो, लेकिन हिंदी आज भी लोगों के दिलों में राज करती है, जिस वजह से क्या है, इसकी व्यापकता, इसकी विशालता को देखते हुए हम आज भी हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। उसके बाद में अगली जो हमारी स्लाइड है वो है मिश्रित भाषा, कि मिश्रित भाषा क्या होती है। जैसे इस शब्द से हमें पता चल रहा है, मिश्रित का मतलब मिला जुला रूप। मिश्रित भाषा से अभिप्राय दो या अधिक भाषाओं के तालमेल से बनी भाषा। भाषा विज्ञान में मिश्रित भाषा के लिए पिजिन या क्रियोल शब्द प्रचलित है। इनको हम जैसे संकर शब्द भी कह सकते हैं। मैं आगे आपको इसको स्पष्ट बताऊंगा। दो भाषाओं के मिश्रण से काम चलाऊ भाषा का विकास मिश्रित भाषा के रूप में होता है। उदाहरण के लिए आजकल हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण कुछ फैशन के लिए और कुछ आवश्यकता अनुसार किया जा रहा है। यदि कोई कहे हम तुमको फेमस करना मांगता या हम ब्रेड बटर के लिए सर्विस करना मांगता है, तो यह मिश्रित भाषा का उदाहरण होगा। यह भाषा न पूरी तरह हिंदी और न अंग्रेजी, इसे हिंग्लिश कहते हैं। बिल्कुल, ये मिश्रित भाषा है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों के शब्द हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि जब हिंदी का विकास हुआ था तो हिंदी जो वो इतनी शुद्ध थी कि उसको बोलना और उसको समझना इतना सहज नहीं था। इसलिए हिंदी के अंदर कुछ लोकल क्षेत्रीय जो भाषा, उस भाषा के शब्द रखे गए थे, और वो जो लोकल क्षेत्रीय जो शब्द थे, उन शब्दों के आधार पर हिंदी का आगे रूपांतरित जो रूप है वो खड़ी बोली के रूप में प्रयुक्त होने लगा। आज हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो खड़ी बोली हिंदी है, न कि हिंदी। अगर हम हिंदी, शुद्ध हिंदी बोल रहे होते तो हो सकता है सामने वाला हमारी अभिव्यक्ति, हमारे विचारों या शब्दों को नहीं समझ पाता। उसमें कुछ एक शब्द जोड़ दिए गए लोकल लैंग्वेज के, क्षेत्रीय भाषा के, जिससे भाषा को समझने, बोलने और पढ़ने में आसानी हो गई थी। अब जैसे इसमें शब्द दिए गए हैं इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश के शब्द मिलाएंगे। इन शब्दों को मिलाने से पहले ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे हम बहुत बार यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों का। आज भी देखो, अकेडमिक शब्द है, उसका हिंदी के अंदर कोई शब्द नहीं है, उस अकेडमिक को हमने अकादमिक बना लिया है। टेक्निक शब्द है, उस टेक्निक शब्द को हमने तकनीक बना लिए, हिंदी में ले आए हैं। या फिर इसी तरह अगर हम देखेंगे तो जो संकर शब्द मैंने अभी आपको बताया वो मिश्रित भाषा की तरह है। ये भाषा वो शब्द है, शब्दों के माध्यम से ही भाषा का निर्माण होता है। शब्द जैसे टिकट, घर, टिकट इसमें इंग्लिश का शब्द हो गया और घर हिंदी का शब्द हो गया। तो कहने का मतलब इस प्रकार के शब्दों के अंदर या भाषा के अंदर हम मिश्रित रूप या दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब है, ये जो शब्द हैं ये इंग्लिश या संकर शब्द के तहत आते हैं, जिनमें मिश्रित भाषा को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है, बोला जा सकता है या फिर समझा जा सकता है। उसके बाद में मानक भाषा। मानक भाषा ये समझिए कि इसको हम स्टैंडर्ड भाषा भी कह सकते हैं। मानक भाषा को भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। भाषा विज्ञान कोश के अनुसार किसी भाषा की उस विभाषा, उपभाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं, जो अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है तथा उन विभाषाओं को बोलने वाले भी उसे सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं। मानक भाषा के बारे में ये कहा जाता है कि जो उच्च पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इस भाषा का प्रयोग करते हैं, स्टैंडर्ड भाषा का।
या हम ये कह सकते हैं कि ये साहित्यकारों की भाषा है। साहित्यकार जिस उच्च स्तर की भाषा के अंदर अपने साहित्य का निर्माण करते हैं वो मानक भाषा के तहत आती है, जो सरकारी, सामाजिक या साहित्यिक स्तर पर बिना विवाद से स्वीकार की जाती है। और वर्तमान में हमारी जो मानक भाषा है वो खड़ी बोली हिंदी ही है, और हिंदी की उपभाषा पश्चिम हिंदी की प्रधान बोली भी है। पश्चिम हिंदी वो जिसमें राजस्थानी के शब्द है, उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और हिंदी के अंदर जो बोलियां हैं वो मुख्य रूप से 17 है। इसके अलावा जैसे पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, द्राविड़ी परिवार की जो भाषा है, या जो गढ़वाली है, कुमायूनी है, पहाड़ी जो भाषा है। और पश्चिम हिंदी के अंदर हम देखेंगे राजस्थानी है, ढूंढाड़ी है, जयपुरी है। और पूर्वी हिंदी के अंदर जैसे भोजपुरी है, बिहारी है, और अर्धमागधी के अंदर जैसे अवधी है। इस प्रकार की जो भाषा उनको बोली के रूप में माना जाता है। ये टोटल 17 है। लेकिन इनमें वो मानक, ये वो स्टैंडर्ड नहीं है भाषा का, ये परिनिष्ठित भाषा का रूप नहीं है जो हिंदी का है। देखो, आज सरकार, समाज और साहित्यकार, उच्च स्तर के जो शिक्षा प्राप्त जो लोग होते हैं वो इस मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। चाहे भोजपुरी को बोलने वाले विदेशों में भी लोग रह रहे हैं, लेकिन भोजपुरी पूरे देश में नहीं बोली जाती, यानी कि वो मानक भाषा नहीं है। जितना भी जो सरकारी कामकाज होता है वो हिंदी में होते हैं। अखबार छपते हैं लगभग वो हिंदी में छपते हैं। हिंदी भाषा के नाम पर बड़े बड़े साहित्यकारों ने बड़ी जबरदस्त रचनाओं का निर्माण किया है। ये जो चीज़ है ये मानक भाषा को शक्तिशाली बनाती है, उसके अस्तित्व को उजागर करती है। और जो मानक भाषा है वो भाषा का सबसे उच्चतम रूप है। इसमें जो भाषा है वो अपने स्टैंडर्ड पर होती है। उसमें ये नहीं होता कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो ऐसा इसमें नहीं होता। जैसे आप बंगाल में जाओगे तो बंगाल में दादा शब्द का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, तो वहाँ दादा बड़े भाई को बोला जाता है। आप हरियाणा में दादा शब्द का प्रयोग करो तो यहाँ आप हमारे पिता के बाप उसको दादा बोला जाता है। तो हिंदी में आपको जो वर्तनीय जो शब्द है वो इस प्रकार से नहीं मिलेंगे जो अन्य भाषाओं में, जैसे बंगाली है, हरियाणवी है, पंजाबी है। उसमें एक स्टैंडर्ड होता है जो अपने आप में मानक शुद्धता पर खरी उतरती है, परिनिष्ठित भाषा होती है। उसके बाद में जो निष्कर्ष है जो हमने सब पढ़ा था, भाषा की परिभाषा, उसके विविध रूप कौन कौन से हैं। तो भारत में अनेक अन्य भाषाओं यथा गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं जिनको द्रविड़ भाषी परिवार में शामिल करते हैं, जैसे कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, इन भाषाओं का भी प्रचलन है। और हिंदी भाषा भारत के सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली, समझी और पढ़ी भी जाती है। ऐसी दशा में हिंदी भाषा के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, जबकि यूरोपीय देशों में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि में किसी एक ही निश्चित भाषा का प्रयोग होता है और उस भाषा की बोलियों को छोड़कर उसमें एक रूपता पाई जाती है। वहाँ इन भाषाओं के इतने विविध रूप देखने को नहीं मिलते जितने कि हिंदी भाषा के रूप में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी भारत में भौगोलिक परिस्थितियों की विभिन्नता के कारण यहाँ प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी भाषा के रूप में प्राय अंतर देखने को मिलता है, और इसी कारण पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी आदि के रूप में उसका वर्गीकरण किया गया है। कहने का मतलब कि अगर आप उत्तर भारत के अंदर हिंदी को भली भांति समझा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है, लिखा भी जाता है, और लगभग जो सरकारी जो कामकाज है वो हिंदी के अंदर किए जाते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर भी उसके अलग अलग विभिन्न रूप हो गए, और वो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, जैसे मैंने आपको सबसे पहले
कहा था कहावत के माध्यम से, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ जो भाषा है, उस भाषा की जो आगे बोलियाँ हैं, उनमें भी अलग अलग रूप आते जाते हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश के अंदर, एक तरफ उत्तर प्रदेश में अवधी बोली जाती है। अवधी में जो शब्द है, जैसे कीड़ी, हम जिस कीड़ी शब्द का प्रयोग करते हैं, वहाँ कीरी, डै को री बोला जाता है, लेकिन दोनों शब्द हिंदी के हैं। पकड़ो, तो वहाँ पकड़ो। इसी तरह से अवधी के अलावा उत्तर प्रदेश में ब्रज भाषा बोली जाती है। ब्रज भाषा में भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र में कुमायूनी या गढ़वाली जो भाषा है, नैनीताल उत्तराखंड की जो भाषा है, बोली है, उस बोली या उपभाषा के बारे में आप जानोगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि वहाँ पहाड़ी हिंदी का रूपांतरित रूप है। अगर आप राजस्थानी की तरफ आओगे तो आपको जो है अकारांत शब्द, जिनमें ए शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होता है, जैसे मन, कर्म, धर्म, इस प्रकार के शब्दों का। और थोड़ा सा हरियाणा की तरफ आओगे तो आपको क्या आकारांत शब्दों का प्रयोग होता है, जिसमें आ सबसे ज़्यादा होता है, जैसे आ जाना, पारा न ओले। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हिंदी का एक रूपांतरित रूप, यानी कि उसकी जो बोलियां हैं वो विभिन्न प्रकार, अलग अलग बदलाव में, विविध रूपों में देखने को मिल रही है, जिस वजह से क्या उसमें एक रूपता जो है, उस एक रूपता की कमी पाई जाती है। हालांकि विदेशों के अंदर, यूरोपियन खास करके देश है, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, उनमें एक निश्चित भाषा का प्रयोग होता है और उसी भाषा के आधार पर उनकी बोलियों का निर्धारण किया जाता है। तो इस तरह से आज का जो हमारा जो वीडियो था ऑनलाइन, वो भाषा की परिभाषा और उसके विविध रूप हमने पढ़ा था। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, मातृभाषा आदि के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ा था। और आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो वो आपको सही और अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे का वीडियो हम जल्दी आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।